नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, जिसने यूपी के सीएम को मारने की सुपारी तक ले ली थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने यूपी एसटीएफ के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने अतीक अहमद के बेटे अशद को मार गिराया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस यूपी एसटीएफ का गठन इसी श्री प्रकाश शुक्ला के ही चलते हुआ था। तो दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस टाइम जो करंट सिटिंग मंत्री थे उनको भी उसने सबके सामने मार गिराया। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन है और इतना बड़ा गुंडा कैसे बना। तो दोस्तों, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला किसी माफिया फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, बल्कि वह एक मामूली से टीचर का लड़का था, जिसकी महज 25 साल की ही आयु में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म योगी जी के शहर गोरखपुर में 1973 में मामखोर नामक एक गांव में हुआ था। उसके पिता एक टीचर थे और शुक्ला का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बल्कि उसका मन लड़ने में ज़्यादा लगता था। मतलब कि वह पहलवानी करना चाहता था और वो पहलवानी में काफ़ी अच्छा कर रहा था और वह बड़े बड़े पहलवानों को आसानी से पछाड़ देता था। लेकिन 1993 की एक घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो दोस्तों, एक दिन शुक्ला अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा था, तभी राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी, जिसके बाद शुक्ला ने उसको इतना मारा कि उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। पुलिस से बचने के लिए शुक्ला बैंकॉक चला गया ताकि वह जेल जाने से बच सके। उसने सोचा कि कुछ टाइम तक वह बैंकॉक रहेगा, जब मामला शांत हो जाएगा तो वह वापस चला आएगा। इस तरीके से वह कुछ सालों तक बैंकॉक रहा और जब मामला शांत हो गया तो वो वापस इंडिया आ गया। बैंकॉक से इंडिया आने के बाद वह काफ़ी समय तक सोचता रहा कि वो आगे क्या करे, किस चीज़ में अपना करियर बनाए। तो उसके मन में एक बात आई कि उसका नाम अब पुलिस के रिकॉर्ड में आ ही गया है और आज नहीं तो कल पुलिस उसको पकड़ ही लेगी, तो क्यों ना इसी चीज़ में ही अपना करियर बनाया जाए। तो इसके लिए उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसे बाहुबली नेता के साथ जुड़ जाऊं, जिसकी छत्र छाया में रह के मैं अपने काले धंधों को आगे बढ़ा सकूं और कानून से भी बच सकूं। तो इसके लिए इसने बिहार के एक बाहुबली नेता जिसका नाम सूरज भान था उसके साथ जुड़ गया। और दोस्तों, जैसे जैसे इन धंधों से इसके पास पैसे आने लगे, इसके बहुत बड़े बड़े शौक भी बन चुके थे, जैसे महंगी कारें लेना, कॉल गर्ल्स को घर पे बुलाना, बड़े बड़े होटलों में जाना, मसाज पार्लर में जाना, सोने की चेन पहनना, और भी इसके अलावा इसके बड़े बड़े शौक बन चुके थे। तो दोस्तों, इन सब के बावजूद भी ये खुश नहीं था, क्योंकि इसको लग रहा था कि अभी आज ये सूरज भान के छत्र छाया में ये सारी चीजें कर रहा है, लेकिन इसको आगे जाके इंडिपेंडेंट बनना है। इसके लिए इसने सोचा क्यों ना ये राजनीति में भी हाथ आजमाए, और एक बार राजनीति में आने के बाद, विधायक या सांसद बनने के बाद इसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा पाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए इसने क्या किया कि 1997 में यूपी के महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा में विधायक रहे वीरेंद्र शाही को मारने का प्लान बनाया और इसके बाद इसने इसको शरेआम लखनऊ में मार गिराया। इसके बाद पूरे यूपी में हल्ला मच गया कि किसी शुक्ला नाम के व्यक्ति ने विधायक और बाहुबली रहे वीरेंद्र शाही को मार दिया और पूरे यूपी में इसका नाम फैलने लग गया। तो दोस्तों, वीरेंद्र शाही को मारने के बाद इसका नाम कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया और इसको लोग जानने लगे। तो इसने सोचा क्यों ना किसी और मंत्री या विधायक को मारने का प्लान बनाया जाए। इसके लिए इसने क्या किया कि उस समय के सीएम रहे कल्याण सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी को मारने का प्लान बनाया। हरिशंकर तिवारी उस समय के बहुत बड़े बाहुबली नेता थे और 15 साल से लगातार विधायक बन रहे थे। और इसके अलावा हरिशंकर तिवारी ने एक बार जेल में रहकर भी चुनाव जीता था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिशंकर तिवारी कितना बड़ा नाम थे। तो इन्होंने इनको जब मारने का प्लान बनाया और जब ये बात हरिशंकर तिवारी को पता चली, तो उन्होंने क्या किया कि शुक्ला के पिता को अपने साथ रखने लग गए ताकि शुक्ला उनको मार ना सके। इस तरीके से हरिशंकर तिवारी ने अपनी जान बचाई। तो दोस्तों, जब शुक्ला हरिशंकर तिवारी को मारने में कामयाब नहीं हो पाया, तो इसने सोचा क्यों ना किसी दूसरे मंत्री को टारगेट बनाया जाए। इसके लिए वह बिहार गया। वहां पे एक मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो कि पटना में ही रहते थे। ये बात है 13 जून 1998 की, जब वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल अपनी लाल बत्ती से गए हुए थे। जैसे ही वो अपनी कार से उतरे, तभी 4 लोग आए और उन पे गोलियां चलाने लग गए, जिसके बाद उनकी इसमें मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जब बाद में इसकी छानबीन हुई तो पता चला कि शुक्ला ने ही इस पे अटैक करवाया था और ये अटैक रेलवे के किसी ठेके को लेने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे करके इसने पूरे एरिया में यूपी से बिहार तक अब तक कब्जा जमा लिया। हर एक मंत्री के मन में एक खौफ सा बैठ गया कि कहीं शुक्ला उनको मारने का प्लान तो नहीं बना रहा। तो दोस्तों, 1998 में पुलिस को पता चला कि शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी
ले ली है, वो भी 6 करोड़ में। इसके बाद फिर कहानी में एंट्री होती है यूपी एसटीएफ की। उस समय यूपी में या किसी भी प्रदेश में कोई एसटीएफ नाम की कोई फोर्स नहीं होती थी, लेकिन जब कल्याण सिंह को ये बात पता चली कि उनको मारने की प्लानिंग की जा रही है, तो उन्होंने जल्दी से ही एक मीटिंग बुलाई जिसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल थे और उनसे ये कहा गया कि शुक्ला को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने कल्याण सिंह को ये सजेशन दिया कि इसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल से डील करे। तो इसके लिए बनाई गई यूपी एसटीएफ। तो दोस्तों इसके लिए यूपी एसटीएफ को अलग से पावर भी दी गई, जैसे कि वो बिना किसी एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और साथ ही साथ प्रदेश में कहीं भी जाके कोई भी ऑपरेशन चला सकता है। और यूपी एसटीएफ के पास विशेष प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट भी होते हैं जिनका यूज करके वो अलग अलग अपराधियों को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों यूपी एसटीएफ में शामिल होना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए कोई अलग से एग्जाम तो नहीं होता, लेकिन जो लोग पुलिस में होते हैं और अच्छे पोस्ट पे होते हैं और जिनकी छवि क्लियर होती है और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा नहीं होता और वो अच्छे से काम को कर रहे होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो यूपी पुलिस में अच्छी होती है, ऐसे लोगों को ही यूपी एसटीएफ में चुना जाता है। तो दोस्तों अब हम अपने असल मुद्दे पे आते हैं और हम शुक्ला के बारे में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जब यूपी एसटीएफ का गठन हो गया, इसके बाद शुक्ला को पकड़ने की तैयारी की जाने लगी। उसको अलग अलग तरीकों से ट्रैक किया जाने लगा। इसके लिए उस समय नए नए मोबाइल फोन और अलग अलग छोटे छोटे गैजेट आए हुए थे जिनके थ्रू शुक्ला अपने लोगों से कम्युनिकेट करता था, लोगों से फिरौती लेता था, बिल्डरों से पैसे मांगता था। तो उन नए नए इक्विपमेंट को एसटीएफ ट्रैक करने लगी। तो दोस्तों अगस्त 1998 को यूपी एसटीएफ को यह बात पता चली कि शुक्ला अभी दिल्ली के वसंतकुंज बिहार में किसी फ्लैट में किराए में रहता है और वहीं से वो अपने धंधों को चलाता है। तो दोस्तों शुक्ला क्या करता था, वो बहुत सारी सिमें खरीद के रखता था और कभी भी एक सिम से वो बात नहीं करता था। जब भी वो किसी एक सिम से फोन करता उसके बाद वो अपना नंबर चेंज कर देता था ताकि पुलिस उसको ट्रैक ना कर पाए। तो दोस्तों उस समय मोबाइल फोन नए नए आए थे, तो इसको ये बात नहीं पता था कि मोबाइल फोन को भी किसी तरीके से ट्रैक किया जा सकता था। तो उसने क्या किया कि एक बार किसी एक नंबर को लगातार 1 हफ्ते यूज किया और उसी नंबर का यूज करके उसने एक बिल्डर से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। जब पुलिस को यह बात पता चली कि वो किसी बिल्डर से फिरौती मांग रहा है, तो पुलिस वाले उस बिल्डर के पास गए और उसके थ्रू उसको ट्रैक करने लग गए। फिर पुलिस को पता चला कि शुक्ला अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है। पुलिस उस गाड़ी का पीछा करने लग गई और रास्ते में जब शुक्ला को पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो वो पुलिस पे फायरिंग करने लग गया और पुलिस भी उधर से फायरिंग करने लग गई और इसी मुठभेड़ में पुलिस की एक गोली जाके शुक्ला को लग गई और वहीं पे शुक्ला की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से यूपी एसटीएफ ने अपनी सूझबूझ का यूज करके साथ ही साथ अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके यूपी एसटीएफ के पहले एनकाउंटर को अंजाम दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आई। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।